तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हुए एक सच्चे से मामले को लेकर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक गांव की है। विशाल नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 32 साल थी, लेकिन अभी तक इसने शादी नहीं की थी। मुंबई में एक जींस की फैक्ट्री में ये नौकरी करता था। महीने का 22,000 रुपया पाता था और इसके घर पे इसके माता पिता, दो बहनें थी। एक बहन काफी छोटी थी, लेकिन एक बहन की उम्र 25 से 26 साल हो चुकी थी, जिसकी शादी की जिम्मेदारी विशाल को रात दिन खाए जा रही थी। क्योंकि विशाल के पास ना तो कोई अच्छी खेती थी, ना तो कोई अन्य स्रोत था तो सिर्फ वही जींस की फैक्ट्री में जो नौकरी करता था, वही नौकरी। अब विशाल के जो माता पिता थे घर बार ही देखते थे, खेती बाड़ी जो थोड़ी बहुत थी उसको देख लेते थे। घर पे एक दो पशु रखे थे, उसको दूध दही बेचना, उसी को खाना, इसी तरीके से चलता था। यानी कि महीने का विशाल जो भी पैसा बचाता था मुंबई में कमाकर, वो पैसा एकदम सेफ बच जाता था। चाहे महीने का 15,000 बचा ले, चाहे 17,000 बचा ले, चाहे 12,000 बचा ले, जो भी बचाता पैसा सेफ हो जाता। धीरे धीरे करके विशाल ने 4 से 5 लाख रुपया कई सालों की मेहनत के बाद इकट्ठा कर लिया। अब ये बात अपने पिता से इसने बताई कि पिताजी देखो, काफी वक्त हो गया है, अब बहन की शादी हमको कर देनी चाहिए। विशाल की बहन की नाम था स्मृति। तो उसने कहा, पिताजी स्मृति की शादी आप ढूंढो। स्मृति ग्रेजुएशन कर चुकी थी और भी बैठी थी, सिलाई वगैरह में अच्छी खासी निपुण थी, घर पे ही थी, सब कुछ बहुत ठीक ठाक था। देखने में भी काफी अच्छी खासी सुंदर थी, बोल चाल भाषा में बहुत अच्छी, बहुत गुणवान थी, ऐसा अगल बगल के लोगों का मानना है। अब विशाल अपनी इस काबिल बहन की शादी करने के लिए रात दिन परेशान था। वो यही सोचता था कोई अच्छा घर मिल जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए, भले ही 1-2 लाख और उसको व्यवस्था करना पड़ जाएगा, किसी से कर्जा ले लेगा, बैंक से लोन ले लेगा, लेकिन अपनी बहन की शादी अच्छे से करेगा। ये अब ये अपने पिता से बताता है। इसके पिता और माता यही कहते हैं, देखो बेटा, बड़ी बहन है तुम्हारी, इसकी शादी अगले साल कर लेना, तुम्हारी उम्र 32-33 साल होने वाली है। पहले तो हम लोग चाहते हैं कि तुम अपनी शादी कर लो। तुम अपनी शादी कर लोगे, एक बहू आ जाएगी, हम लोगों को 2 वक्त का खाना देगी, उसके बाद 4-6 महीने साल भर के बाद अपनी बहन स्मृति की शादी तुम कर लेना, हम लोग मना नहीं करेंगे। विशाल ने कहा, मैंने कसम खाई है और प्रण ली है, जब तक मैं अपनी बहन स्मृति की शादी नहीं कर देता, उसको खुश नहीं देख लेता उसके पति के साथ, तब तक मैं अपनी शादी करने वाला नहीं हूं। अब विशाल के माँ बाप बड़े असमंजस में फंस गए कि बेटा तो गजतरा का जिद बना के बैठा है। विशाल के पिता कहे, ठीक है, परेशान मत हो, शादी हमने देख रखी है, हमारे नजर में 2-4 रिश्ते हैं अच्छे अच्छे, हम बात करते हैं उनसे, पहले जानते हैं क्या दान है जो लोग लेंगे, क्या नहीं लेंगे, फिर उस हिसाब से बात चलाएंगे हम। विशाल कहता है, जो भी कुछ करो, मुझे यहाँ डट के कमाने दो और आप वहां डट के स्मृति की शादी एक अच्छे घर में कराओ, ढूंढो उसको, रात दिन एक कर दो। विशाल की इस बात को सुनने के बाद विशाल के पिता सच में एकदम उतावले हो गए बेटी की शादी स्मृति की करने के लिए। कई रिश्ते देखे, बहुत रिश्ते आए, बहुत रिश्ते गए, मतलब बहुत रिश्ते, लेकिन एक रिश्ता उनके दिमाग में खटक रहा था कि जहां 2 भाई थे, 3 बहनें थी, तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी। एक भाई अच्छा खासा बिजनेस चला रहा था, एक भाई सरकारी नौकरी कर रहा था। उस दोनों भाइयों के जो पिता थे वो रिटायर्ड थे, कोई अच्छी जॉब सरकारी कर रहे थे, रिटायर्ड थे, घर द्वार भी बहुत अच्छा खासा था, प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक थी। लेकिन उन लोगों का एक डिमांड था कि लड़की सुंदर होनी चाहिए और काबिल होनी चाहिए, बोलचाल के भाषा में, कामकाज में, सब में निपुण होनी चाहिए। अब विशाल के पिता को जब उस शादी के बारे में भनक लगा तो पहुंच गए उस दरवाजे पे और कहने लगे, साहब अपना देन लेन बता दीजिए, शादी आप कैसे करेंगे, क्या क्या आपका डिमांड है, सब कुछ जानने लगे। तो वहां डिमांड हुआ 5 लाख रुपये नगद की और एक बढ़िया बाइक की, चाहे वो बुलेट हो, अपाची हो, पल्सर हो, इन तीनों में से एक अच्छी बाइक होनी चाहिए। उसके बाद बाराती आएंगे 200 से 250, उनके अच्छे से जो भी ख्याल करना है, खान पीन की व्यवस्था है, मर मिठाइयों की व्यवस्था है, उनको अच्छे से खिला पिलाकर विदा करने की। और जो भी आज के समय में भाई फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बेड शेड लोग देते हैं, टीवी टीवी, वो सब अलग से देना है। यानी कि अब पूरा खर्चा अगर जोड़ा जाए तो 12 लाख तक जा रहा था। अब ये बात उसके पापा आते हैं विशाल के, विशाल से फोन करके बताते हैं, बेटा एक रिश्ता बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, मैं चाहता हूं ये रिश्ता हाथ से ना जाने पाए। लड़का बिजनेस करता है, अच्छी खासी बिजनेस उसकी चल रही है। उसका छोटा वाला भाई सरकारी नौकरी करता है, उसके पिता एक रिटायर्ड
कर्मचारी हैं जिसका पेंशन महीने का 40-42 हजार आता है, घर पे बैठे हैं और घर बहुत आलीशान है। अब विशाल इस चीज को जब सुनता है परेशान हो जाता है। वहां उसने अपने कंपनी में कुछ दोस्तों से 50-50 हजार रुपए उधार कहे और अपने कंपनी के मालिक से भी 1 लाख रुपए उधार कहे और अपने पिता से इसने कहे बैंक से आप केसीसी निकलवाओ, चाहे लाख रुपए का बने, 50 हजार का बने, जितने का भी बने, ज्यादा से ज्यादा आप केसीसी का इंतजाम करो। पूरा इंतजाम करने के बाद जो विशाल इकट्ठा किया था पैसा, लोगों से ले दे करके लोन निकाल के 9 लाख रुपए इसके पास जमा हुए। अब विशाल ये सोच रहा था कि पैसा 5 लाख तो उनको नगद दे ही देंगे, लेकिन जो मोटरसाइकिल की बात है 4-6-8 महीने बाद दे देंगे। बस इसी बात को लेकर के ये लोग उस बात को रखते हैं और रिश्ता मंजूर कर लेते हैं। वो लोग भी मंजूर कर लेते हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आप मोटरसाइकिल 4-6 महीना बाद ही देना चाहो दे देना, कोई दिक्कत नहीं, शादी आप करना चाह रहे हो करो। अब भाई शादी इसी बात को लेकर फिक्स हो गई, डेट निश्चित हो गया, एंगेजमेंट्स वगैरह हो चुके, धीरे धीरे करके शादी का दिन भी नजदीक आ गया। अब विशाल पूरा खुशी से धूम धड़ाके से जितना इसकी क्षमता थी, क्षमता से ज्यादा इसने अरेंज किया और अपनी बहन की शादी स्मृति की उस लड़के से उस बड़े घर में कर डाली। धीरे धीरे करके बरविदाई हो गया सब कुछ। उसकी बहन भी वहां खुश थी, 4-6 महीने कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, हंस हंस के अपने भाई से फोन करके बात करती थी, अपने माता पिता से बात करती थी। तो जब विशाल अपनी बहन से बात करता, इसके माता पिता बात करते स्मृति से, बहुत खुश थे सब लोग कि कितना अच्छे से परिवार चल रहा है, कितना अच्छा परिवार मिल गया है। भाई सच में ऊपर वाले ने बहुत रहम बरसाया हम लोगों पे। अब इधर विशाल के माता पिता विशाल की भी शादी की बात कहीं नहीं करने लगे कि अब 4-6-8 महीने गुजरने वाले हैं, विशाल की भी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन अब विशाल अपनी बहन के जो पति थे, जो ससुर थे, उनको बहुत अच्छा समझने लगा था। विशाल ये सोचने लगा था अगर मोटरसाइकिल नहीं भी देगा उन लोगों को तो वो लोग शायद कोई आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन इधर जैसे ही 7-8 महीने गुजरे, धीरे धीरे करके जो स्मृति थी उसका जो पति था, जो बिजनेसमैन था, धीरे धीरे करके फोर्स करने लगा कि अपने भाई से बोलो। उसने बाइक के लिए मुझसे कहा था, लेकिन अभी तक उसने मेरे पास फोन भी नहीं किया। धीरे धीरे करके सारे डिमांड होने लगे। स्मृति अपने भाई की मजबूरी, अपने घर की परेशानी जान रही थी, समझ रही थी, अपने भाई को और परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए इस बात को अपने भाई, अपने माता पिता से नहीं कह रही थी। धीरे धीरे करके 4 महीने गुजर गए। अब लोग स्मृति के ऊपर नाराज होने लगे कि इसके परिवार वाले बेकार हैं, एकदम बहुत गलत परिवार में शादी हो गया, दलित किस्म के हैं, ऐसा वैसा तरह तरह की बात होती है। अब धीरे धीरे करके स्मृति से झगड़े होने शुरू हो गए, उसके पति से, उसके सास ससुर से। मात्र शादी के साल भर से गुजरे थे अभी, और इसी झगड़े की वजह से धीरे धीरे दोनों में इतना मनमुटाव हो गया कि क्या ही बताएं। एक दिन पूरे परिवार वाले मात्र एक मोटरसाइकिल की वजह से स्मृति जैसी खूबसूरत और होनहार बहू की हत्या कर देते हैं। और हत्या इतनी साजिश से करते हैं कि कोई समझ ही नहीं सकता था कि हत्या है। हत्या करने के बाद विशाल के पास फोन करते हैं। उस समय विशाल अपने घर पे आया हुआ था लड़की देखने के लिए। अब उसके पास फोन करते हैं कि तुम्हारी बहन को अचानक पता नहीं क्या हुआ, हो सकता हार्ट अटैक आया हो, मर गई। अब विशाल भाई ये चीज जब सुनता है, यहां से अपने कुछ दोस्तों को लेकर जाता है, इसके माँ पिताजी भी जाते हैं, रोते हुए वहां सब लोग पहुंचते हैं, देखते हैं कि लड़की एकदम बदहवास है। तुरंत विशाल पुलिस को सूचना कर देता है। पुलिस उसको लाश को लेके जाती है, पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम करने के बाद यह पता चलता है कि इसको मारा गया, इसकी हत्या की गई है। अब विशाल जब ये बात सुनता है तो धीरे धीरे विशाल के जो खून थे सर पे सवार होने लगे कि आखिर परिवार का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने इसकी बहन के साथ ऐसा किया। विशाल हॉस्पिटल में ही अपने बहन को लेकर रोने लगा, चिल्लाता चीखता, देख तेरा भाई विशाल आया है, तू मुझसे बता, मैं अपना खून तक बेच दूंगा लेकिन तेरे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए विशाल अपनी बहन को देखता रहा और रोता रहा, चिल्लाता रहा। अगल बगल पुलिस थी। जब तक पुलिस उन मुलजिमों के ऊपर कोई कार्रवाई करती तब तक पूरे के पूरे परिवार वाले घर को ताला मारकर फरार हो चुके थे। अब पुलिस भी ढूंढने में लगी थी। इधर विशाल को भी ऊपर खून सवार था। किसी ना किसी तरीके से लोगों के कहने पर तो दाह संस्कार करवाया अपनी बहन का। उसके बाद उसने ठान ली कि अगर सारे के सारे लोगों को मौत के घाट न उतार दिया तब तक मैं मुंबई क्या, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा, और जाने की बात तो छोड़ ही दो। अब विशाल अपने कुछ दोस्तों से कहता है कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस उन लोगों का पता मुझे बताओ, किसी तरीके से ढूंढो आखिर क्या हुआ। ये सारी चीजें चल रहे थे। तब तक उसकी बहन स्मृति जिस घर में विदा हुई थी, वहां गांव के
कुछ लोगों ने विशाल को पूरी सच्चाई बताई कि कैसे उसके बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था, कैसे उसकी बहन को सताया जा रहा था। विशाल जिस जिस तरीके से बातों को सुनता गया, उसकी आंखों में आंसू उसी तरीके से गिरते गए और धीरे धीरे करके इधर पुलिस अभी अपराधियों को पकड़ ही नहीं पाई थी। 7 दिन ही गुजरे थे इसकी बहन को दुनिया छोड़े हुए कि विशाल ने परिवार के सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये लोग किसी दूसरे जगह पर जाके शिफ्ट हुए थे, जो जगह बताया जाता है कि पुलिस की पहुंच से बाहर थी, लेकिन विशाल ने उस जगह को गांव के ही कुछ लोगों की मदद से और उसके पड़ोसियों के मदद से उस जगह पे पहुंचता है और सारे के सारे लोगों को मौत के घाट उतारकर और पुलिस को सूचना देता है कि साहब आपके बस की बात नहीं है ढूंढना, मैंने ढूंढ लिया और मार भी दिया। अब आप चाहो मुझे चाहे सजाए मौत दे दो, फांसी दे दो, उम्र कैद दे दो या गोली मार दो, मंजूर है, लेकिन मैंने तो अपना बदला अपने बहन का ले ही लिया। पुलिस इन सारे शब्दों को फोन में जैसे सुनती है, पुलिस फौरन उस जगह पे पहुंचती है। पहले जितने लाश थे सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद विशाल को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है, विशाल के बयान लिए जाते हैं, इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट अपने हिसाब से इसको तो जेल भेज देती है। कुछ दिन के बाद विशाल को छोड़ दिया जाता है। मुकदमे विचाराधीन है, मुकदमा चल रहा है। विशाल अभी तक शादी नहीं किया है, मुंबई में आज भी ये उसी जींस की फैक्ट्री में काम कर रहा है। जब जब तारीखें पड़ती हैं, मुंबई से ये तारीख देखने के लिए चला आता है। एक अच्छे वकील को रखा हुआ है, उसको फीस देता है और तारीख चलाता है। बस यही सारे सिलसिले चल रहे हैं। विशाल बस इस वजह से शादी नहीं कर रहा है कि अब तो इसके ऊपर मुकदमे हैं, पता नहीं इसको फांसी हो, उम्र कैद हो, आगे चलकर क्या होगा, किसी लड़की की जिंदगी खराब क्यों करना। हालांकि विशाल के परिवार वाले बहुत परेशान है कि बेटा शादियां आ रही हैं, शादी तू कर ले, तू हाँ कर, लेकिन विशाल नहीं कर रहा है। दोस्तों ये कहानी ना जब मैंने सुनी किसी व्यक्ति के माध्यम से, तब मैंने सोचा जागरूकता और अवेयरनेस की दृष्टि से इस कहानी को मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए, ताकि आपके अंदर एक जागरूकता आए और आप सीखो कि सच में चल क्या रहा है दुनिया में, और जागरूक हो जाओ मेरे दोस्त कि अगर दहेज की बात आप कर रहे हो या तो करो ही मत। ऐसे दलित परिवार में अपनी माँ बहन बेटियों की शादी करो ही मत। अगर कर भी दिए तो जितने में तय करो उतना दे लेकर खत्म कर दो मेरे दोस्त। और बात बहुत सारी चीजें सीखने योग्य है इस वीडियो में, आप सीख सकते हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर एक कोई शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।